नमस्कार। तो हमने साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, है ना। इसके अंदर हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट से शुरुआत की थी कि कहाँ से आदमी ने शुरुआत में चलना चालू किया। चलता था तो केवल पैरों से चलता था, फिर कैसे व्हील्स का आविष्कार हुआ, फिर कैसे उसने मोटर बोट बनाई, नाव बनाई, फिर हवाई जहाज और ये सब बनाया। इसके बाद में हम आए थे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के अंदर। अब जब डिस्टेंसेस या लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं तो उसको मेज़र करने के लिए क्या क्या यूनिट्स हो सकती है। तो हम अब आ रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो पुराने समय से अगर हम शुरू करें, सबसे पहले पुराने समय में हमारा जो पैर का नाप, in ancient time the length of a foot, the width of finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. तो पहले के ज़माने में कि भाई अगर अपने को मान लो कोई ज़मीन देखनी हो तो एक के बाद एक यूं पैर रख के देखते गए, यूं एक के बाद एक पैर बढ़ाते गए और उससे देख लिया, उससे मेज़र कर लिया कि ये इतना डिस्टेंस है। और या फिर फिंगर की विड्थ, जैसे हम इस तरह से यूं नापते ना, यूं इस तरह से नापते हैं, तो फिंगर की विड्थ को भी हम यूज़ करते थे एज यूनिट फॉर मेजरमेंट। और इसके अलावा स्टेप, जैसे हम यूं पैर से यूं चल के आगे गए कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो ऐसे जो है चल लिए और उससे ये पता कर लिया कि भाई कितना डिस्टेंस, कितने स्टेप्स चले, वो वहाँ से ज़मीन को मेज़र कर लिया। तो इस तरह से ये शुरू में इस तरह से यूज़ करते थे, है ना। इवन आपने गुल्ली डंडा भी खेला होगा। गुल्ली डंडा खेलने में जब हम बोलते हैं कि भाई हमारे को 50 डंडे का तो वो डंडे से जैसे आगे आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे फुट स्टेप से भी मेज़रमेंट किया जाता था और उंगली से भी इस तरह से मेज़रमेंट किया जाता था पहले एंशिएंट टाइम में। हाँ, फिर a cubit as a length from elbow to fingertip was used in ancient Egypt and was also accepted as unit of length in the part of the wall. तो आपने देखा होगा इस तरह से यूं करके यूं मेज़र करते हैं, है ना। तो इस तरह की यूनिट भी इस्तेमाल में थी। People also used the foot as the unit of length in different part of the world. तो ये फुट को भी यूज़ करते थे। फिर yard, people measured a yard of cloth by the distance between the end of outstretched arm and their chin. तो अगर ऐसे करके यूँ पूरा हाथ यूँ फैला लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ, उसको एक यार्ड मानते थे, है ना, उसको भी यूज़ करते थे। देन इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर अंगुल। बोलते ना एक अंगुल का तो है, तो अंगुल मतलब ये बिल्कुल छोटा सा फिंगर के अंदर एक अंगुल, है ना। और
a mutti fist. Even today we can see the flower sellers using their forearm as the unit of the length for garland in many town of India. तो आप आज भी देखोगे कि फूल बेचने वाले ऐसे करके यूँ यहाँ से यूँ कि भाई इतना लंबा हार जो है इतना लंबा इस तरह से, तो ये हाथ का इस्तेमाल करके और यूनिट्स को इसको लेंथ को मेज़र करते हैं आज भी, ठीक है। सो दीज वेर सम ऑफ द यूनिट्स बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों के फुट की साइज़ अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों के हाथ की लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो हम इस तरह के लेंथ को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ले नहीं सकते। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की शुरुआत ये बाद में हुई थी, जिसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। सो लेट अस प्रोसीड फॉर इट। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इन 1790 के अंदर द फ्रेंच क्रिएटेड a standard unit of measurement called the metric system। तो 1790 के अंदर इस मीट्रिक सिस्टम की शुरुआत हुई है ना, लेंथ को मेज़र करने के लिए मीट्रिक सिस्टम। अब मीट्रिक सिस्टम से ही मीटर बना है, मीटर आया है वहाँ से। द सिस्टम ऑफ यूनिट now used is known as the इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या इसको SI यूनिट बोलते हैं। अब देखिए SI यूनिट के अंदर यूँ अभी हम तो क्या मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस या मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन लेंथ के बाद में मास भी तो आता है, टाइम भी तो आता है, फिर करंट भी आता है, करंट को मेज़र करना, हीट होती है उसको मेज़र करना। तो ये SI सिस्टम है जिसके अंदर ये सब चीज़ों का मेज़रमेंट करने का तरीका दिया हुआ है, उसकी यूनिट्स दी हुई है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं केवल लेंथ को मेज़र करने का तरीका। तो SI सिस्टम के अंदर the SI system unit of length is meter। तो आपने देखा होगा, अगर कभी कपड़े की दुकान में अगर हम जाते हैं कपड़ा मेज़र करने के लिए, उसके पास में स्टील की एक लंबा सा रॉड जैसी रहती है, बार जैसी रहती है, वो 1 मीटर की है, ठीक है। तो वो 1 मीटर की है और उसी से वो ऐसे कपड़ा नाप के और फिर उसके बाद में उसको कैंची से काट के और फिर देते हैं जितना भी हमको लेंथ चाहिए। तो वो मीटर के अंदर उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर या मीट्रिक सिस्टम के अंदर हम लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में। तो ये तो हो गई 1 मीटर की लेंथ, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है हमको हमेशा उतना बड़ी बड़ी लेंथ ही मेज़र करना हो। हमको अगर इतनी सी लेंथ मेज़र करना हो तो उसके लिए इस 1 मीटर की लेंथ को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो 100 इक्वल पार्ट्स में से जब डिवाइड करेंगे देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। तो मीटर हुआ और फिर हुआ सेंटीमीटर। सेंटी मतलब 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो उसको तो सेंटीमीटर बन जाएगा, है ना। तो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स एंड दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब 100 पार्ट्स के 1 मीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करो तो ईच पार्ट विल बी 1 सेंटीमीटर।
अब कई बार इससे भी छोटा डिस्टेंस हमको मेज़र करना होता है। तो वो छोटा सा डिस्टेंस, अगर और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना हो तो हम सेंटीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। आप अभी भी सुनते होंगे कि आज 3 मिलीमीटर बरसात हुई। अब मिलीमीटर क्योंकि पानी गिरेगा और वो कितना आता है ऊपर, तो वो मिलीमीटर्स में, क्योंकि बहुत अगर कम बारिश होगी तो बहुत का वो मिलीमीटर में होगा, ज़्यादा होगी तो सेंटीमीटर और इंच के अंदर जाती है ना। तो छोटा डिस्टेंस अगर हमको मेज़र करना हो तो उसको मिलीमीटर में मेज़र करते हैं एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। So 1 meter is equal to 100 centimeter and each centimeter is divided into 10 equal parts. Each part will be 1 millimeter. ठीक है, तो छोटा डिस्टेंस मेज़र करना हो तो मिलीमीटर में, उससे थोड़ा बड़ा सेंटीमीटर में, और बड़ा तो मीटर में। लेकिन अगर हम यहाँ से बॉम्बे चले गए, अब बॉम्बे चले गए तो मीटर्स, कितने मीटर्स होंगे ये कहाँ से निकालेंगे? उस केस में हमको और बड़ी यूनिट की ज़रूरत होती है और वो बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, आपने देखा होगा, वैसे कभी भी अगर हम सड़क से जाते हैं ना, आप भी कभी खिड़की के पास में बैठ के देखना, उसमें देखना लिखा हुआ आता है कि बॉम्बे 600 किलोमीटर, बॉम्बे 500 किलोमीटर, या उसमें हर 1 किलोमीटर के बाद में कि 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद 9 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर। तो जैसे जैसे हम, और वो जो पत्थर लगे रहते हैं ना, उसको माइलस्टोन्स बोलते हैं, इनके एक से दूसरे पत्थर के बीच का डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर होगा और उसमें लिखा रहता है। तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसको हम मीटर में तो नहीं ले सकते, उसको किलोमीटर्स में लेते हैं। ठीक है, तो जब डिस्टेंस बड़ा हो गया तो उसको किलोमीटर्स में लेंगे, अगर छोटा होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में लेते हैं। तो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, meter is not convenient unit. We define a large unit of length. It is called किलोमीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं, है ना, ये यूनिट्स हैं डिस्टेंस या लेंथ को मेज़र करने के लिए। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, जब भी हम लेंथ को मेज़र करें तो हमको लेंथ को करेक्टली मेज़र करना आना चाहिए। तो करेक्टली मेज़र कैसे करें, उसके लिए क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी है? सो to take correct measurements of the length, we need to take care of the following. ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, place the scale in contact with the object along its length. तो जिस चीज़ की लेंथ हमको निकालनी है, अब जैसे देखिए आपके कंपास बॉक्स के अंदर, कंपास बॉक्स के अंदर स्केल रखी हुई है। स्केल रखी हुई है वो 15 सेंटीमीटर की है या
6 इंच की है। उसमें आप स्केल में देखिएगा, एक साइड जो बड़े बड़े डिविजन्स हैं वो इंचेस वाले हैं, और जहाँ पे छोटे वाले डिवीजन उसके जस्ट अपोजिट वो सेंटीमीटर में है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ऐसे जो बड़े वाले हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंच तक दिया हुआ है ना। अब अगर हमको मान लो हमारी बुक के अंदर ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है और हमको उसकी लेंथ निकालनी है। अगर लेंथ निकालनी है तो हम ऊपर रख के अगर फिर देखेंगे, या जहाँ पे वो लाइन है उसके पास की जगह उससे थोड़ा दूर रख के स्केल अगर नापेंगे तो हम कैसे नाप सकते हैं? हमको करना क्या पड़ेगा, उसको स्केल को उससे चिपकाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हम लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। या फिर जैसे अगर हमको ये डब्बे की, इस डब्बे की ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है तो हमको स्केल को इससे यूं चिपकाना पड़ेगा। ऐसे हम यूं दूर रख के और फिर इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, तो इसको इससे चिपकाना पड़ेगा, बिल्कुल कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, तब हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो हाइट, ऐसे में हाइट और ऐसे में ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो पहली चीज कांटेक्ट होना ज़रूरी है ना, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। अब देखिए, अगर हम बार बार किसी भी चीज को यूज करते हैं तो वो घिसने लगती है ना। इवन हम अगर अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, थोड़े दिन बाद उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कलपुर्जे जितने चलते हैं वो घिस जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम स्केल को बार बार यूज़ करेंगे तो उसके किनारे जो हैं वो घिस जाते हैं, और कई बार घिस के, और ज़ीरो जहाँ पे होता है वो ज़ीरो वाली जगह से भी वो घिस जाता है। अब जब घिस गया तो हमको अगर जहाँ से भी लेंथ नापने की है तो वहाँ पे ज़ीरो से हम देखते हैं लेंथ, लेकिन अगर घिसा हुआ हो तब तो ये गड़बड़ कर देगा, बराबर लंबाई नहीं निकलेगी। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम 0 की जगह 1 से शुरू कर लें। जैसे अगर 0 से रख के और 5, तो उसमें क्या 5 सेंटीमीटर आता है। तो हम अगर 0 की जगह 1 से शुरू करें तो 1 से हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर नापने के लिए 6 तक जाना पड़ेगा। तो अगर कभी स्केल टूटी हुई हो या थोड़ी सी घिसी हुई हो तो उस केस में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, अब देखिए अगर 0 से लेके 5 तक आ रही है तो 1 से लेके वो 6 तक आएगी। अगर वन साइड वाले 1 वाला भी जो है वो साइड टूटा हुआ है तो 2 से शुरू करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर तक जाएगा, है ना। तो बाद में हमको क्या करना पड़ेगा कि हम 0 से शुरू करने की जगह 1 से शुरू करें। 1 से शुरू करें और जहाँ तक आ रहा है उसमें से बाद में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। या 2 से शुरू किया है, अगर 7 तक आ रहा है, या मान लो 2 से शुरू किया और हमारे को लेंथ शो किया उसने 8 तक पहुंचा, तो हम उसमें से 2 कम कर देंगे, मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है, पहली वाली चीज़ कि कांटेक्ट में होनी चाहिए स्केल, उसके साथ में चिपक के रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर स्केल घिसी हुई हो तो हमको 0 से शुरुआत करने की जगह
1 से शुरुआत करें, 1 से शुरुआत करें और लास्ट में जो भी नंबर आ रहा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सो दिस इज सेकंड. So in some scales the ants may be broken. You may not be able to see the 0 mark clearly. In such cases you should avoid taking measurements from the 0 mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1.0. यहाँ से शुरू कर दिया, 1 से शुरू किया, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट. ये ज़रूरी है कि बाद में हमको उतना नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड. तो दूसरे एंड में से उतना 1 बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो. 2 से स्टार्ट किया तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो बाद में, है ना. तीसरी चीज, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई. अब देखिए, अगर कोई सी चीज़ हमको देखना है, हम अगर यूं सीधे सीधे देखेंगे तो अलग दिखेगी, अगर हम यूं टेढ़ा करके यूं देखेंगे तो ये अलग दिखेगी, इधर से अगर टेढ़ा देखेंगे तो ये अलग दिखेगी. हमको अगर करेक्ट मेज़रमेंट चाहिए तो हमारी आँख उसके बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ठीक है. So, correct position of the eye is also important for taking the measurement. तो ये चीज़ें, ये तीनों अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लेंथ का मेजरमेंट एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये चीज़ों से हम मेजरमेंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम मेजरमेंट कब निकाल सकते हैं? जबकि स्ट्रेट हो, एजेस स्ट्रेट हो, या जिसकी लेंथ निकालनी हो वो स्ट्रेट हो. लेकिन अगर हमारे को स्ट्रेट लाइन की जगह ऐसी कर्व्ड दी हुई हो तब क्या करेंगे? तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. तो अब अगर हमको सीधे ऐसे लेंथ की जगह अब हमको यूं यूं और ऐसे अब इसकी लेंथ निकालनी है, तब हम क्या करेंगे? अब जैसे देखिए, अगर हमको हमारी कमर का नाप निकालना है या यहाँ से चेस्ट को मेज़र करना है. अब चेस्ट को मेज़र करना है तो वो जो मीटर वाली रॉड है उससे तो हम नहीं मेज़र कर सकते, है ना. इसको मेज़र करने का तरीका क्या होगा? इसके लिए देखिए, या तो वो जो मीटर वाली नहीं, हम यूज़ कर सकते हैं टेप जो होता है, इंची टेप जिसको बोलते हैं, या तो हम उसका यूज़ कर लें, और नहीं तो हम धागे का यूज़ कर लें. कैसे? हम धागे को लेके और इसके जस्ट ऊपर ऊपर हम इसको यूं करके इसको बिछा दें, ऐसे बिछा दें पूरा इसके ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर ऐसा का ऐसा बिछा दें. उसके बाद में धागे को सीधा कर लें और सीधा करके स्केल से मेजर कर लें, ठीक है. तो इवन अगर हमको ऐसा यूं सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर ऊपर धागा बिछा दो, है ना. इधर भी धागे को यूं बिछाएंगे और इंक से एक मार्क यहाँ पे कर लो, एक मार्क यहाँ पे लगा लो, और उसके बाद में उसको सीधे कर दो, सीधे कर दो और फिर उसको मेजर कर लो. यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड लाइन. ओके. इसका एक तरीका और होता है. आप अगर अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखें
ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक डिवाइडर ऐसा जिसमें दोनों साइड निडल लगी रहती है, वो ऐसा डिवाइडर भी देखेंगे, वो भी उसके अंदर दिया रहता है। उसका इस्तेमाल करके भी हम अप्रॉक्सीमेट लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने डिवाइडर को ऐसे यूं चौड़ा किया और इसको अगर मान लो 5 मिलीमीटर हमने यूं एक्सपांशन कर लिया, और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे ऐसे रखें, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, तो ऐसे करके ऐसे 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 इसको यूं आगे बढ़ा के और इसके कर्व के ऊपर चलाते चले जाएं, और ये देख लें कि कितनी बार गया ये। अगर मान लो ये यहाँ से ये 20 बार तक गया, ठीक है, 20 बार में ये यहाँ तक पहुँच गया, और एक बार में 5 मिलीमीटर, तो 20 बार में हो जाएगा 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो with the help of that divider also we can find the length of curved line। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। तो पहला मेथड तो क्या हो गया, उसके ऊपर धागा बिछा दो और फिर उसके बाद में उसको सीधा कर लो और उसकी लेंथ निकाल लो, और दूसरा तरीका होगा ये वाला। ठीक है, चलिए देन तो हमने ये तो देख लिया कि लेंथ को मेज़र कैसे करना। अब हमारे चैप्टर की शुरुआत थी मोशन, ठीक है, तो हम हमारे आसपास में बहुत सारी चलती हुई चीज़ें देख सकते हैं। मूविंग थिंग्स वी कैन सी, सो मूविंग थिंग्स अराउंड अस। You can see so many things. You will find a school bag, a mosquito, a table, person sitting on the chair, or people moving around about, a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in the water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock, or hands of clock. You might be observing so many things. Out of this, some are stationary and some are moving. क्योंकि अब इसमें से अगर आप देखें, ए हाउस, अब हाउस चल तो नहीं रहा। ए फैक्ट्री देख रहे हो, फैक्ट्री भी चल नहीं रही है। पीस ऑफ स्टोन, जब तक हम उसको उठा के फेंके नहीं तब तक तो वो मूव नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्कूल बैग भी अगर आपने कंधे पर लटका लिया और फिर जा रहे हैं तो वो मूविंग है, नहीं तो वो स्टेशनरी है। लेकिन अब मॉस्किटो अगर बैठा हुआ है तो स्टेशनरी है, और नहीं तो वो मोशन में है। टेबल रखी हुई है एक जगह पे, तो दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, तो पीपल सिटिंग ऑन द चेयर और पीपल मूविंग अबाउट, तो कहीं कोई बैठा हुआ है तो स्टेशनरी है, अगर चल रहा है तो मोशन में है।